हेलो गुड मॉर्निंग। आज दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, मतलब रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, दोनों टॉपिक में क्या होता है जब करंट पास करने लगता है किसी कंडक्टर से। सपोज कंडक्टर से जब पास करने लगेगा करंट, मान लो कंडक्टर वायर है, इससे करंट पास कर रहा है, तो अब इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा तो वो टकराएगा पॉजिटिव आयंस से। इसमें पहले से प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस से क्या होता है, वो टकराता है, कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वायर का। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि आयन का जो है वाइब्रेशन यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो वाइब्रेशन भी इंक्रीज करेगा, इससे क्या होगा, ऑपोजिशन और बढ़ेगा। यानी तेजी से अगर आयन वाइब्रेट करने लगेगा तो क्या होगा, कॉलिजन बहुत फास्ट होगा। कॉलिजन बहुत फास्ट होगा, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में रुकावट आएगी, और रुकावट आएगी तो इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे कॉलिजन होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कॉलिजन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि ऑपोजिशन और इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कैसे, कि अगर मान लो कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस R0 या R0 पढ़ सकते हो, तो R0 है और फाइनल जो थीटा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद उसका R है। लेट R0 एंड R आर रेसिस्टेंसेस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री C एंड थीटा डिग्री C रेस्पेक्टिवली। यानी 0 डिग्री C पे R0 और थीटा डिग्री C पे R है, मान लो किसी कंडक्टर का। तो इसका जो थ्योरी काम करता है हम लोग 11th में पढ़े थे, जिस तरह से लीनियर बिहेवियर है, लीनियर एक्सपेंशन में, याद करना कि लीनियर एक्सपेंशन में पढ़े थे हम लोग कि लेंथ में जो चेंजिंग आता है उसके ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर में जो इंक्रीजमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी इंक्रीज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा, तो थीटा पर था R और 0 डिग्री पे R0, तो इसका डिफरेंस आएगा, तो इंक्रीज करेगा रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल रेसिस्टेंस, जो इनिशियल रेसिस्टेंस था R0 एंड टेम्परेचर डिफरेंस डेल थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस डेल थीटा। इसको जब इक्वेट करेंगे तो R माइनस R0 इक्वल्स टू अल्फा R0 डेल थीटा। आप अल्फा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, लीनियर एक्सपेंशन में लीनियर कॉफिशिएंट कहलाता था, लेकिन यहाँ पर है कि वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहलाता है। इक्वेशन फर्स्ट को अगर सॉल्व किया जाए तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा राइट साइड में, तो R0 प्लस अल्फा R0 डेल थीटा। R इक्वल्स टू R0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यानी ये जो है आपका एक इक्वेशन, ये फॉर्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल में आप लोगों को काम आएगा। दस रेसिस्टेंस वैरीज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब लीनियर वेरिएशन है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से देखो कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R माइनस R0 बाई R0 डेल थीटा। तो ये जो है आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया कि डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर डेल थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा इज, अब यहाँ रेसिस्टेंस है, ऊपर भी रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको इन्वर्स कर लेंगे तो केल्विन इन्वर्स और डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। डायमेंशन ऑफ अल्फा
क्या हो जाएगा, तो केवल केल्विन इनवर्स m0 होगा, L0 होगा, T0 होगा, यानी ये हो गया। अब इसका जो प्रॉपर्टी है कि अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर जितनी भी हैं उसके लिए अल्फा का वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी अल्फा का वैल्यू जब पॉजिटिव आया मेटेलिक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, दैट इज देयर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, है ना। यानी कि मेटेलिक कंडक्टर जो भी है तो उसमें अगर अल्फा पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स ये उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा कंडक्टर में। अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। अब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि दैट इज देयर रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर। अब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मतलब एलिमेंट मिल गया जिससे क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज करेगा लेकिन रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इससे जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में बहुत बड़ा क्रांति आई। इसी के कारण जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको तो हम लोग पढ़ेंगे 9th यूनिट में। तो सेमीकंडक्टर का यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। एंड थर्ड है कि अल्फा इज वेरी मैग्नीन। अब मैग्नीन का देखो 10⁻⁻5 पर डिग्री सी होता है। तो एलॉय जितने भी मिश्र धातु हैं तो उसके लिए अल्फा बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, देयर रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज। तो एप्रिशिएबली जो है इसका रेसिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है टेम्परेचर बढ़ने से। अब इसमें है कि मैग्नीन है, कांस्टेंट 10 है। तो मैग्नीन 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज, 4% निकेल, तो मैग्नीन बनता है। कांस्टेंट 10 है, 60% कॉपर, 40% निकेल। और इसीलिए इसका जो है यूज होता है कहाँ, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेसिस्टेंस नहीं बढ़ता है ऐसे। अब आगे और पढ़ते हैं, आगे लिमिटेशंस पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। चलो, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहा था कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा पोटेंशियल भी उसी के अकॉर्डिंगली यानी लीनियर बिहेवियर होगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए उसमें। पहला लिमिटेशन है नॉन लीनियर बिहेवियर बिटवीन वी एंड आई, यानी वोल्टेज और करंट में नॉन लीनियर बिहेवियर कुछ देर तक। व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो लीनियर बिहेवियर शो करता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप जब वायर में करंट कुछ देर तक पास करेगा तो क्या होगा, कॉलिजन के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वायर का डेफिनेटली बढ़ेगा, उसको कांस्टेंट रखा ही नहीं जा सकता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज कर लेता है ना। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लीनियर बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ फेल हो गया ओम्स लॉ कि जैसे ही कुछ देर के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि वी आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होगा, कर्व आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या है कि मेजरेबल करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ओनली एट ए पार्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप अगर मान लो जैसे ही करंट आपने स्विच ऑन किया, करंट पास करना, उस समय अगर आप एमीटर लगा लो वायर में और चेक करो कि करंट कितना है तो आपको कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन करंट तो पास कर रहा है। और इनके अनुसार ओम्स लॉ के अनुसार क्या था कि करंट जैसे ही पास करेगा पोटेंशियल डिफरेंस वैसे ही रीडिंग आने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, कुछ देर तक करंट पास करते रहेगा, कुछ देर तक, जस्ट सेकेंड तो पास करेगा। एक जो है एक मतलब रीजनेबल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी नॉट मैंने दिया यहाँ, तो उतना आने के बाद तब जो है करंट का रीडिंग आने लगेगा आपको। तो यहाँ भी फेल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है, यहाँ लीनियर बिहेवियर है लेकिन वही बात है फिर। और इसके बाद दूसरा थर्ड में है कि
current voltage relationship varies with change of polarity of applied potential difference। अब यहाँ पर जो ग्राफ दिखा रहा है ये है रिवर्स बाइस, ये है फॉरवर्ड बाइसिंग। वो सेमीकंडक्टर में हम लोग इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड में फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, करंट जो है कंडक्ट करता है, लेकिन जब आपको रिवर्स बाइस होता है, ये पढ़ेंगे 9th यूनिट में इसलिए यहाँ डिटेल हम कर नहीं सकते। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, करंट स्टॉप हो जाता है, जबकि इन्होंने क्या कहा, ये करंट पास करेगा तो वैसे ही जो है पोटेंशियल भी डेवलप करेगा, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल क्या डेवलप करेगा, करंट ही स्टॉप हो जाता है रिवर्स बाइस में। तो यहाँ भी फेल हो गया। अब चौथा है इंक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज। अब यहाँ पर तो और उल्टा हो गया कि इंक्रीज ऑफ करंट इंक्रीज करेगा, कब, इज पॉसिबल विथ डिक्रीज इन वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। अब उसमें क्या है, इन केस ऑफ थायरिस्टर एक डिवाइस होता है जो सेमीकंडक्टर से जब करंट फ्लो करता रहता है उसको कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं थायरिस्टर। अब पांचवा है डिक्रीज ऑफ करंट इज पॉसिबल विथ इंक्रीज इन वोल्टेज। अब डिक्रीज ऑफ करंट, अब करंट डिक्रीज करेगा कब, जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तब। तो ये भी है एक स्पेशल केस इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनिक एक मटेरियल है, वो मटेरियल जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर डिक्रीज ऑफ करंट डिक्रीज करने पर वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है, जो आपको ग्राफ में ये 4th जो है लिमिटेशन उसका ग्राफ दिखाया गया है, और यहाँ पर है 5th का। जस्ट इसको ऐसे ही समझ लो, और इसमें कोई विशेष है नहीं और कुछ, तो इतना है। यानी कि ये सारे लिमिटेशंस हो गए, पूछ देता है कभी कभी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसको आप देख लेना ठीक से। आज इतना ही, थैंक यू।